तो हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के कुम्हरार में। यहाँ बिहार नेत्रहीन परिषद द्वारा जो विद्यालय यहाँ पे संचालित किया जा रहा है, हम उसमें मौजूद हैं। और ये विद्यालय खास करके उन नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, जो अपने जीवन के अंधकार को अपनी शिक्षा से दूर करना की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। हम आपको सीधे बात कराएंगे उन बच्चियों से, उन छोटी छोटी बालिकाओं से जो नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपने जीवन के अंधकार को अपनी शिक्षा के प्रकाश से दूर कर रही हैं। चलो बेटा जल्दी कपड़ा चेंज करके आ रहे हैं सर। तो अब हम आ गए हैं क्लास 8 की बच्चियों के पास, विद्यार्थियों के पास। ये बालिका विद्यार्थी जो हैं, इन लोगों के साथ हम वापस बात करेंगे और इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन और कोरोना काल जब था तो इनकी शिक्षा पर क्या खासा प्रभाव डाला कोरोना, और किस तरह से इसको ओवरकम कर रही थी कोरोना काल में ये नेत्रहीन बच्चियां। तो क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बाबू? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? आरा जिला से। अच्छा, आरा जिला से हो। कब से हो यहाँ पे बाबू? 2013 से। 2013 से। कैसा पढ़ाई लिखाई कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। अच्छा, कोरोना का नाम सुनी है? यस। ओके। तो जब कोरोना काल आया था और पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो सबका पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था और स्कूल बंद कर दिया गया था बेसिकली। आप लोग कैसे अपना स्टडी करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे आप? हम लोग का टीचर ऑनलाइन से पढ़ाते थे। अच्छा, क्या तरीका रहता था? हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं वो भी जानने की। हम लोग का टीचर जैसे कि ये ऑनलाइन मतलब टाइम रहता था और वो टाइम पे हम लोग ऑनलाइन से अपना घर के हमसे ऑनलाइन से हम लोग टीचर से पढ़ते थे। अच्छा, मतलब वो क्या वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करके? ऑडियो रिकॉर्ड करके पढ़ते थे। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्ड करके पढ़ते थे। ओके। आप ये बताओ कि आपको अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है पढ़ने में? हर सब्जेक्ट में है। ओके। आगे बड़ा होकर के आप क्या बनोगे? अभी तो सोचे नहीं है बट क्यों नहीं सोचे हो? 8 क्लास में हो तो नहीं सोचे हो, 10th में जाओगे तो सोचोगे? सोचे हैं बट। अच्छा, कोई नहीं। आप कहाँ से आए हो? जी मैं पटना से आई हूँ। अच्छा, पटना से ही हो। कब से हो यहाँ पे बाबू? जी मैं 2013 से हूँ। अच्छा, 13 से हो। पढ़ने में मन लगता है यहाँ पे? मुझे बहुत मन लगता है हम लोग को पढ़ाई में यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो टीचर्स लोग हैं, जो प्रिंसिपल मैम है या जो टीचर आप लोगों को पढ़ाती है, क्लास टीचर जो है, फिर विजय सर है, कैसा कॉपरेशन देते हैं, कैसा सहयोग बहुत देते हैं? अच्छा कॉपरेशन देते हैं, हम लोग को बहुत मानते हैं हम लोग के टीचर। अच्छा अच्छा। कोरोना काल में कैसे स्टडी करती थी? ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लास करते थे। हमारे टीचर ऑडियो रिकॉर्ड करके वो बुक पढ़कर खुद से भेजती थी, हम लोग पढ़ते थे। जिनकी है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनकी है बेटियां वो ये कहते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती है लहरा के तो
अब हम बातें करेंगे विजय सर से। विजय सर यहाँ पे एक लंबे समय से कार्यरत हैं और अपने अनुभवों के साथ हमारे चैनल से बात करके ये बताएंगे कि किस तरह से क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या विषय वस्तु है इस जहाँ पे इस समय हम लोग मौजूद हैं। नेत्रहीन लोगों के लिए ये विद्यालय है और इस विद्यालय पे कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा पे। और सर किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं इस विद्यालय को लेकर के और इस पूरे माहौल को लेकर के जहां बच्चों के शिक्षा पर असर पड़ रहा है, खास करके नेत्रहीन बच्चों? देखिए, पहली बात, मेरा नाम आपने बताया, मैं इस संस्था का महासचिव हूं, जिस संस्था का नाम है बिहार नेत्रहीन परिषद। बिहार नेत्रहीन परिषद के तहत ही एक विद्यालय चलता है ब्लाइंड बच्चियों के लिए। चूँकि झारखंड और बिहार में कोई विद्यालय इस नाम से नहीं था और बच्चियों के लिए, ब्लाइंड बच्चियों के लिए, तो हम लोगों ने एक विद्यालय शुरू किया है 93 में, 27 जून 93 को। ये जहां आप बैठी हैं, ये लीज पर ली हुई ज़मीन है जहां हमने बच्चों के लिए ये भवन बनाया है। एक वक्त ऐसा था कि भवनहीन थे, हम लोग शेड में रहते थे। आज आप लोगों का आशीर्वाद से, लोगों के मदद से ये भवन है, पक्की जगह है, पक्का मकान है, सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ पटना के नागरिकों के द्वारा हुआ है। सरकार से आज तक हमें एक भी पैसा मदद नहीं मिली है। हाँ, ग्रांट के लिए फ़ाइल हर वर्ष हम भेजते हैं, लेकिन फ़ाइल हमारी दिल्ली नहीं पहुंचती है। इसलिए नहीं पहुंचती है कि मान लीजिए कि हमको 15-20 लाख रुपया अगर ब्लाइंड बच्चों के लिए इस विद्यालय चलाने के लिए सरकार, सेंट्रल सरकार देती है, तो उसमें से अगर हम 5 लाख खर्च कर देते हैं, हमको ग्रांट मिल जाएगा। अब आप बताइए, उन पैसों को हम कहाँ दिखाएंगे? फिर तो ये सृजन वाला घोटाला बन जाएगा और फिर हम लोग अंदर होंगे, लोग बाहर होंगे, मीडिया में भी आएंगे तो इसी नाम से आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ग्रांट किसी समय नहीं मिलता है। आज भी मैं अपर आयुक्त से मैं बात कर रहा था, अभी तक विद्यालय का हमारा कोई चेक नहीं हुआ है। जिनको दिया गया है एडीएम रैंक के आदमी होते हैं या सहायक निदेशक समाज कल्याण को, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। अब हमारी फ़ाइल अगर जनवरी में नहीं जाएगी तो वो ग्रांट मिलना ही नहीं है, जो कि मैं जानता हूँ कि इस बार जाएगी नहीं, ये लोगों का है। तो ये परिस्थिति हमारे ब्लाइंड लोगों की है। बिहार सरकार की उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। और ये जो भी चल रहा है मेरे पटना के नागरिकों को डोनेशन से चलता है। हमारी संस्था है, 29 आदमियों की कार्यकारिणी हमारी बॉडी है। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन सिंह हैं। तो मैं तो पहले 1-2 पैसे भी मांगता था लोगों से, 10-20 रुपये तो लोग शक करते थे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी हम लोगों ने, आपकी मदद से, हमारे अध्यक्ष जी ने, आर्यन सिंह ने, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने, हम लोगों ने लगभग 3 करोड़ रुपए फिक्स किया है, जिसके इंटरेस्ट से आता है। तो हम स्टाफ को अपना सैलरी देते हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है। हम जो अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं बहुत कम देते हैं। तो ये तो परिस्थिति है। हमारे डॉक्टर साहब का डोनेशन ही बहुत अच्छा है, 10,000 रुपये उनका निजी डोनेशन है पर डे का, और उन्हीं पैसे के आने से हमने ये फिक्स किया है। कुछ हमारे ओवरसीज मेंबर, एक हमारे अनीता पुंज हैं, वो अमेरिका में रहती हैं, फंड रेजिंग हमारी करती हैं, हमारे ओवरसीज मेंबर हैं कार्यकारिणी का, उन्होंने 2 करोड़ रुपया भेजा, उसको भी हम लोगों ने फिक्स किया है। तो कुल मिला के लगभग 3 करोड़ के आसपास हमने दिया है, जिससे स्टाफ सैलरी मुश्किल से निकल पाता है। पूरा नहीं आता, लेकिन बहुत हद तक मदद मिल जाती है। डोनेशन से ही खाना बच्चों को, सब कुछ, कपड़ा, ये जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है, हम डोनर के सामने समस्या रखते हैं और तहे हृदय से, वो दिल से मदद करते हैं। उसी से विद्यालय हमारा चलता है। हमारे यहाँ 110 बच्चियाँ हैं और सभी छात्रावास में रहती हैं। विभिन्न प्रदेशों से बच्चियाँ आती हैं, विभिन्न शहरों से आती हैं, और उनके लिए हम सब खाने, रहने, फ्री व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ से 98 बच्चियाँ पास आउट हुई हैं, जिसमें आधे से अधिक बच्चियाँ स्वावलंबी हैं। 2 लेक्चरर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1-2 मैनेजर भी हैं बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में, कुछ रेलवे अनाउंसर हैं। तो इस तरह से करीब 15-20 बच्चियाँ और टीचर हो चुकी हैं हमारा ये हाई स्कूल के, नॉर्मल स्कूलों में। कुछ रक्षा मंत्रालय में काम कर रही हैं, 2-3 लड़कियाँ, कुछ गृह मंत्रालय में है। तो ये कुल मिलाकर रिजल्ट हमारा फ्रूटफुल है। हमने
1980-81 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में इस संस्था का गठन किया था, जिसमें हमारे बड़े मददगार थे सुशील मोदी, माननीय गोविंदाचार्य, असनी चौबे, रविशंकर जी। ये हम लोगों ने मिल करके इसका गठन किया था। उन लोगों की भी मदद समय समय पर मिलती है, निजी मदद मिलती है। तो ये तो हमारे स्कूल का इतिहास है। 5 हमारे फाउंडर्स हैं, जिसमें मैं हूँ, एक मेरे रविंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, रघुनाथ प्रसाद सिंह हैं, एक नवल किशोर शर्मा हैं और एक ठीठर चौधरी हैं। हम लोग 5 लोगों ने इसका शुरुआत किया था। आज रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल है और मैं आपके सामने हूँ। जहाँ तक हो सकता है बच्चियों की सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, हमारी टीम काम करती है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया था कि अलग अलग जगहों से बच्चियां आती हैं, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई रेफरेंस है या फिर कोई माध्यम है जिसके तहत लोग यहाँ से जुड़ते हैं, या यहाँ के कोई वॉलंटियर्स हैं जो ऐसे बच्चों को, जो नीडी बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ तक कनेक्ट करने का काम करते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि वॉलंटियर्स मेरा कुछ कोई ऐसे नहीं है कि सारों जगहों पर जा कर के सर्वे करें कि ब्लाइंड बच्चे कहाँ हैं। अब ये बिहार सरकार ने एक बीड़ा उठाया है, शिक्षा परियोजना। अब इस शिक्षा परियोजना में कस्तूरबा में बच्चों को डालता है और उससे पूर्व भी हमारा विद्यालय चल रहा है, ये तो बाद में इन लोगों की योजना है। तो कुछ बच्चियां वहाँ से भी आती हैं, उनके यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकार खर्च कर रही है उन लोगों पर, रिजल्ट उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हमें तो लगता है भगवान न ऐसा करे, किसी दिन का दुनिया का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला तो नहीं साबित होगा शिक्षा परियोजना, लेकिन खैर क्या होता है भविष्य के गर्भ में है ये बात। तो ये वहाँ से भी कुछ बच्चियाँ आती हैं। फिर इतना इसका ये लोगों के अंदर प्रसार हुआ है, जिससे अंतर ज्योति का, जिससे लोग बच्चे चल करके आते हैं, बच्चियाँ आते हैं विभिन्न शहरों से, दरभंगा से, कोई बेतिया से, कोई गया से, कोई छपरा से। तो जितने ज़िले हमारे यहाँ, लगभग सभी ज़िलों से बच्चियाँ हमारे यहाँ हैं और यही है। और कोई मेरा कोई वॉलंटियर्स नहीं जाते हैं, ऐसा कोई मेरा नहीं है, लेकिन 110 बच्चियाँ भी हमारे यहाँ हैं। सर, शिक्षा परियोजना की बात कर रहे हैं तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो यहाँ पे नेत्रहीन बच्चों के लिए जो विद्यालय संचालित है, उसकी जो वर्तमान में परिस्थिति है वो काफ़ी निराशापूर्ण देखने को मिल रही है सर। जहाँ टीचर्स की कमी दिख रही है, जंजर भूमि दिखाई दे रही है। ऐसा विद्यालय है कि वो विद्यालय में नेत्रहीन बच्चे अपने जान जोखिम में डाल के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा उठाई इस इनिशिएटिव पर? मैं बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 3 विद्यालय संचालित सरकार के द्वारा है। एक है पटना ब्लाइंड स्कूल जो कदम कुआं में है, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। दूसरा है दरभंगा, तीसरा है भागलपुर। तो आपको मैं ये बताऊं कि आप पटना ब्लाइंड स्कूल में चले जाइए तो जितनी यूनिट है टीचर का खाली है, मुश्किल से 2-3 टीचर हैं। दरभंगा का हाल है कि वहाँ मात्र 2 टीचर हैं, जो एक ब्लाइंड है, एक सामान्य है। भागलपुर में एक ही टीचर हैं, जो कि वो भी उनको आप घंटी बजाने के लिए मान लीजिए, चपरासी समझ लीजिए, रसोईया समझ लीजिए, और एक पियून गया है इधर हाल में वहाँ पे, नहीं तो वो भी नहीं था। एक पियून था, वही पढ़ाता भी था, वही खाना भी बच्चों को खिलाता था, जबकि सरकारी विद्यालय है। तो ये हाल बिहार सरकार का है, उदासीन रवैया उनकी है और सरकार कोई ध्यान नहीं, चाहे सरकार किसी का आ जाए। अब तो ऐसा लगता है कि सांप नाथ हो नागनाथ वाली बात आ जाती है घूम फिर करके। तो सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं इन तीनों विद्यालय पर है। दरभंगा का तो इतना बुरा हाल है कि भगवान न करे कि किसी दिन ऐसा हो, वहाँ भवन का इतना जर्जर स्थिति है। 7 लाख रुपया उनको दिया गया था विभाग की ओर से मरम्मत के लिए, वहीं के लोगों ने मरम्मत करा। वो मरम्मत नहीं होने देना चाहते थे लोग कि मरम्मत हो ही नहीं सकता है, बिल्डिंग की बहुत हालत पतली थी, खास्ता थी बिल्डिंग की हालत, लेकिन उन्होंने मरम्मत किया। किसी दिन बिल्डिंग वहाँ गिर सकती है, ये हाल है। आई बिहार सरकार को एक बार नहीं, मैंने कई बार लिखा है, कई बार सरकार से बात भी हुई है, लेकिन ये उदासीन रवैया है। शायद सरकार को इसलिए ध्यान नहीं है कि वो दिव्यांगजन बहुत वोटर्स नहीं हैं। अगर 10-20 करोड़ बिहार में ब्लाइंड हो जाएं, हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तब शायद ध्यान जाए, नहीं तो कोई ध्यान दिव्यांगों के प्रति सरकार का नहीं है। आप जो भी सुनते हैं मीडिया में या के माध्यम से, वो सरकार की सिर्फ घोषणा है। अभी तक बिहार में इन्होंने क्या किया है? अभी तक एक आयुक्त बनाया है ये दिव्यांगजनों के लिए, वो आयुक्त से क्या कितना प्रगति हुई है, अगर इस बारे में लेखा जोखा आप लोग इकट्ठा करें तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। कुल मिलाकर के मेरे विचार से
सरकार की उदासीन रवैया है दिव्यांगों के प्रति। इनका कहीं विद्यालय कोई सही स्थिति में नहीं चल रहा है, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल हो, डेफ एंड डम स्कूल हो, या ये आपको मेंटली रिटायर्ड का विद्यालय हो। सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर, अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय ने क्या इनिशिएटिव लिया है अब तक? अगर अब हम बात करें 92 से, जब 95, आपने इतने लंबे समय की बात कही है, तो क्या क्या इनिशिएटिव लिया है सरकार से जुड़ने के लिए, और सरकार से इस विद्यालय को कनेक्ट करके डायरेक्टली, जिस तरह से समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो विद्यालय संचालित है, उस तरह की फंडिंग पाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या कोशिश की सर? हमने तो कोशिश कहा ना कि हमारी संचिका जाती है सेंट्रल सरकार से अनुदान के लिए, और सेंट्रल सरकार अनुदान देती है, बिहार सरकार कोई अनुदान नहीं देती है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि हमने सरकार को एक आवेदन ज़रूर किया था, और मैं आज भी बताता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर 12 ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिनका जो स्टाफ वहां का है, सब स्टाफ को टेक ओवर सरकार कर ली है। मैनेजमेंट प्राइवेट है, वो लोग पैसे देते हैं और विद्यालय को वही सैलरी उनकी मिलती है जो सामान्य विद्यालय में मिलता है। हमारे उप मुख्यमंत्री उस समय सुशील कुमार मोदी जी थे, बड़े भाई हमारे हैं, मित्रता भी उनसे बड़ी अच्छी है। तो मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये हो तो सकता है लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रहेगी जो। हमने कहा कि नहीं, आप सरकारी टेक ओवर ना करें, लेकिन ऐसे जो मैंने बात थी, क्या कहें कि स्टाफ को ले लीजिए, उसका देखभाल हम लोग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से चलेगा, एनजीओ के थ्रू चलेगा, लेकिन स्टाफ को तो हमारा ले लीजिए। स्टाफ को हम 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये सैलरी देते हैं। आप बताइए इस महंगाई के युग में अगर किसी की सैलरी 10,000 मिले, 10,000 अभी हमारे यहाँ किसी का अभी तक है भी नहीं, तो आप बताइए इस महंगाई के युग में कैसे चलेगा? तो ये उदासीन रवैया है सरकार का। दूसरी बात कि पूरे 100 साल यहाँ ब्लाइंड एजुकेशन के शुरुआत किए होने जा रहा है। अब ये 22 में विद्यालय खुले थे 1922 में, 2022 में इसका 100 वर्ष होगा। हमारी मुलाकात अभी आयुक्त महोदय से हुई थी, समाज कल्याण। उनको मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि कम से कम आप इस अवसर पर तो 100 साल पूरा हो तो भी तो बिहार सरकार का लाज कुछ बचाया जाए, कुछ कीजिए उस समय पे, चाहे जो आप उचित समझें। वैसे तो हम तो परियोजना बना करके हम तो देंगे ही अपना प्रस्ताव कि क्या करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी मदद की। उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा देखेंगे, ये पक्का एश्योरेंस तो नहीं दिया ना, उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे विचार में तो अभी तक कोई, हम अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय तो कई बार सरकार को कहा, बिहार नेत्रहीन परिषद ने भी लिखा, लेकिन सरकार के इधर कोई अभी ध्यान नहीं ऐसा गया है, ना कुछ हमको सरकार की ओर से कोई ऐसा न्योता मिला है, कोई चिट्ठी मिली है कि जिससे हम आशान्वित रहें। अभी हमारा भी विद्यालय समझिए कि डोनेशन से चलता है, बस सरकार से कोई सहायता हमको मिलती नहीं है, अभी तक नहीं मिली है। सर आखिरी सवाल ये है कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों से क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, क्या परेशानियां हैं जिसको लेकर के आप लोग उसको रोज़ जब आप लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, तो रोज़ परेशानी वो झेलने के लिए मिलती है, या कुछ अच्छी चीज़ें हम ज़रूर शेयर करवाना चाहेंगे सर आपकी तरफ अपने चैनल को? देखिए, बच्चियों से आप इसको पूछेंगे, बेशक बच्चियाँ हमारी जो उनकी इच्छा होगी वो कहेंगे, जो सच्चाई है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चियों को बहुत आराम है। अगर इसकी तुलना सरकारी ब्लाइंड स्कूल से करें तो वो 0 से भी नीचे जाएगा। तो हमारे यहाँ बच्चियों को कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ ब्रेल प्रेस भी लग चुका है, लेकिन अभी शुरू नहीं किए हैं हम लोग। ये कोरोना काल में 1 साल हम बैठे रह गए, तो ये प्रेस भी हमको मिड टाउन रोटरी क्लब ने दिया है। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो आर्यन सिंह हैं, उनके सौजन्य से मिला रोटरी क्लब से, तो हम चालू करेंगे उसको, तो हम इनके कोर्स भी छाप सकेंगे और हम सरकारी विद्यालय को भी देंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। सर कोरोना काल में शिक्षा किस तरह से पा रहे हैं बच्चे, नेत्रहीन बच्चे, क्योंकि विद्यालय तो खुल चुके हैं 4 जनवरी से, यहाँ जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो शिक्षा किस तरह प्राप्त कर रहे हैं कोरोना काल में? ये अच्छा हो कि ये बात मैं तो बताऊंगा, तो हम तो व्यवस्थापक हैं, हम तो अपनी प्रशंसा कर लेंगे। लेकिन ये बात अब बच्चियों से पूछें तो छन करके आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आएगी। हमने तो पूरी कोशिश की है, बच्चियाँ हमारे यहाँ हैं, 9, 10, 8 और 7 के बच्चियों को भी हमने बुलाया है, सबको शिक्षा मिले। लेकिन जितने दिन बच्चियां बाहर रहीं कोरोना काल में, ये बाधित शिक्षा में जो ये स्थिति पैदा हुई, उसमें हम ऑडियो करके बच्चों को भेजते थे कैसेट,
और वो बच्चे सुनते थे। हमारे स्टाफ इसमें बड़े लगन उत्साह से इन्होंने काम किया है। हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। और हमारे यहाँ बच्चों को सुविधा थी, लेकिन बाकी ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को उस सुविधा से वंचित रहे, उनको ये सुविधा नहीं मिला। क्यों? कि सरकार ने इसको कराया ही नहीं। सरकार समझे कि ब्लाइंड को पढ़ाने की ज़रूरत, मेरे ख्याल में सरकार क्या समझती है, नहीं समझती है, ये तो सरकार के मुलाजिम किसी से पूछिए, नुमाइंदे से पूछिए तो बताएंगे। आने के लिए मंत्री लोग तो आते हैं, यहाँ भी आते हैं। अब यहाँ हमको म्यूजियम पीस बना रखा है सरकार ने। कहीं सरकार का कोई जब कोई भव्य आयोजन होता है तो स्वागत गान के लिए बच्चियों को भेज दिए। कहाँ से बच्चियाँ आएँ? अंतर्ज्योति। कहीं कोई हुआ, कहाँ से बच्चियाँ आएँ? तो अरे तुमने क्या किया, आपने क्या किया? ये शिक्षा परियोजना में बच्चों को डालते हो, करोड़ों रुपए आप खा रहे हैं, तो उस बच्ची में आपने क्या पैदा किया कि जो बच्चियाँ गाना भी नहीं गा सकती, ब्रेल नहीं पढ़ सकती, तो हर चीज़ में बोरो हमसे मांगते हैं, बच्चियों को दे दीजिए। अब बच्चियों को हम भेजते हैं, लेकिन ये पूछते हैं जरूर कि यार तुमने क्या किया, आप क्यों चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बताओ तो आपकी क्या योजना है? आप बच्चों को खाना खिला करके भीख मांगना सिखाते हो, क्या करते हो? सरकार को ये भी नहीं ये चिंता है कि बच्चियों को जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो जाएंगी कहाँ। सब अंतर्ज्योति पर भार आता है। हम तो सभी बच्चियों को लेते नहीं हैं, हम बच्चियों को छाट करके लेते हैं कि भाई जिसकी उम्र पढ़ने लायक हो, ऐसे ही बच्चियों को हम रख पाते हैं। तो सरकार का रिजल्ट ही सरकार से अच्छा हो कि आप लोग पूछिए कि आपने क्या किया शिक्षा परियोजना के माध्यम से। पैसे तो बहुत मिल रहे हैं आपको। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ विजय सर थे, उन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा और किस तरह से किन कठिनाइयों से, किन परेशानियों से उन्होंने इस अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय में संचालन किया है, उन नेत्रहीन बच्चियों को, बालिकाओं को जिनको वाकई ज़रूरत था। साथ ही साथ सरकारी स्कूल और समाज कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनकी स्थितियों पर भी खासा प्रकाश डाला है। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।